हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम लेके आए हैं अपनी 4th वीडियो। DSSB की तैयारी करने लगे हैं हम। और पहले की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाई हैं। और अभी जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो आपकी ना केवल सिर्फ इस एग्ज़ाम में CUET के एग्ज़ाम होते हैं आपके, और भी कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं होते हैं, तो उसमें भी आपको मदद करती है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप कहीं भी अगर किसी बुक से तैयारी कर रहे हो तो या फिर यूट्यूब के किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, तो मैंने नोटिस करी है एक चीज़ कि वो लोग सिर्फ आंसर बता देते हैं आपको कि ये 4 ऑप्शन है, जल्दी गैस कीजिए, ये आंसर है करेक्ट, बस ये बता दिया। लेकिन मैं जो अपनी वीडियो है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनका भी अच्छे से मीनिंग आपको बता पाऊँ कि वो क्यों नहीं इसका आंसर है। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल तख्त साहिब कहाँ लोकेटेड है, तो मैं सिर्फ इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगी, ये तो आप बुक में से भी रट्टा मार सकते हो ये, लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, जैसे कि आगे आपको बच्चों को भी समझाना है। जब ये आप एग्जाम क्रैक करोगे तो ऑब्वियस आपको बच्चों को पढ़ाना है अच्छे तरीके से, तो उनको कैसे टैकल करना है, किस तरह से समझाना है, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ आप रट्टा मारने में मत रहिए कि बुक से हम सिर्फ रट लें। तो मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी कि हाँ, यहाँ जैसे कि इसका आंसर एक आंसर है इन चारों में से, तो सिर्फ वही आंसर नहीं बताऊंगी, डिटेल में बाकी सब चीजें क्यों आंसर नहीं है या क्या इसका और आंसर हो सकता है, क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव, वो सब समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको वीडियो के एंड होने के बाद आपको बिल्कुल भी ये चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चंस जो है कहीं और से तैयारी नहीं की। आपको ये सब्सक्राइब करना, चैनल बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब इज लोकेटेड इन डैश कॉम्प्लेक्स। अब आपका अकाल तख्त साहिब कहाँ लोकेटेड है, किस कॉम्प्लेक्स में। जिसको आंसर पता है वो भी बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी पता उसको भी मैं बता देती हूँ कि हमारा जो अकाल तख्त साहिब है 5 तख्त हैं जो सिख लोग काफी, जैसे तख्त का मतलब होता था सिंहासन, तख्त का मतलब सिंहासन होता है, तो जो 5 ये मेन गुरुद्वारे हैं आपके, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है सिख धर्म के द्वारा। वैसे तो सभी अपने आप में बहुत पवित्र हैं, और लेकिन ये जो 5 तख्त है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। एक हमारा है श्री अकाल तख्त साहिब पहला, दूसरा हमारा केशगढ़ साहिब है, दमदमा साहिब है आपका, गुरुद्वारा पटना साहिब है, और हजूर साहिब है आपका। हजूर साहिब आपका नांदेड़ में है, पटना साहिब आपका बिहार में पड़ता है। और ये जो अकाल तख्त साहिब है वो हमारा कहाँ पड़ता है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ज्यादातर जने गए भी होंगे। केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है। इसकी तो हमारी दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग का, नमस्ते भारत, उस पर हमने वीडियो डाल रखी है जिसमें उसका पूरा इतिहास बताया हुआ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी जर्नी रही है, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं इसमें, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर्स। अब इसमें से कौन सी ऐसी है मिट्टी जो ज्यादा सुटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश्यू नट्स, यानी कि कैश्यू नट्स की ग्रोथ करने के लिए कौन सी मिट्टी इनमें सबसे बेहतर हो सकती है, वो हमने चूज करनी है। तो ब्लैक सॉइल तो कॉटन के लिए होती है। अब हमें पहले एक चीज पता होनी चाहिए मेन, कि सिर्फ रट्टा नहीं मरवा रहे आपको कि ये आंसर है, मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि कैश्यू नट के लिए हमें क्या चाहिए। अब जो नट्स हम खाते हैं उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हमारा आयरन होता है, चाहिए एल्यूमिनियम है, तो वो कौन सी मिट्टी में होता है, जो हमारी रेड लैटराइट सॉइल होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा आयरन और एल्यूमिनियम रहते हैं। तो इसीलिए कैश्यू नट्स की ग्रोथ के लिए रेड लैटराइट सॉइल सबसे बेहतर होती है। एलुवियल सॉइल जो होती है हमारी, उसमें काफी सारे हमारे गेहूं वगैरह उगते हैं, देखते हैं हमारे नॉर्थ में ज्यादा ये पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जो कि काफी सारे जो हमारे माउंटेन्स हैं वो रिवर्स लेके आती हैं, सिल्ट वगैरह, तो नॉर्दर्न पार्ट्स पे ये एलुवियल सॉइल होती है। इसीलिए नॉर्थ पार्ट को हम फ्रूट बास्केट या फूड बास्केट भी कहा जाता है। ये जो एरिड सॉइल होती है वो भी बता देते हैं आपको कौन सी होती है। जो एरिड सॉइल होती है राजस्थान में, यानी कि या ऐसे इलाके जो बहुत गर्म है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और बारिश बहुत कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल यानी कि बहुत कम रेनफॉल और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे रेगिस्तान टाइप, इस तरह की मिट्टी, रेतीली मिट्टी को एरिड सॉइल कहा जाता है, जो कि काफी हाई टेम्परेचर जहाँ पर हो
वहाँ पाई जाती है, प्लस साथ में रेनफॉल जो है वो बहुत स्कैंटी है, यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है, तो उन इलाकों में ये पाई जाती है। लेकिन कैशू नट्स के लिए हमें कैसी चाहिए, हमें चाहिए जिसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में हो, एल्यूमिनियम भी हो, जो कि रेड लैटराइट सॉइल में पाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following dances the dancers balance the pots with lit lamps on their knees? अब क्या है, इसमें कह रहे हैं कि वो कौन सा डांस है जिसमें डांसर्स अपने सिर पे पॉट रख लेते हैं और उसमें जलते हुए लैंप्स होते हैं और बैलेंस बनाना होता है उनको डांस करते करते। तो ये राजस्थान का डांस है फेमस। और हम पहले लेकिन आपको डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि कौन कौन से डांसेस है इसमें। जैसे कि ये ढांगरी गाजा डांस है। आपको मैं तीनों डांसेस की इमेज दिखा देती हूँ जिससे आप थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक है ढांगरी गाजा डांस, एक है कोली डांस, स्पेक्टेकल डांस और चरी डांस। अब इन चारों में से हमारा आंसर है चरी डांस। कि चरी डांस में क्या होता है, ये राजस्थान का डांस है। इसमें क्या करते हैं, पॉट्स को ऐसे बैलेंस बनाते हैं और जलते हुए उसके अंदर लैंप्स होते हैं। और काफ़ी डिफिकल्ट लगता है देखने में और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये क्वेश्चन और हमारी सभ्यता को दिखाता है इंडियन। लेकिन बाकी सारे डांसेस क्यों नहीं है, इसकी भी आप इमेजेस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू गेट अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। वो कह रहा है कि अगर आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने का। यानी कि पानी को अगर फिल्टर करते हो तो उसमें डिसइंफेक्टेंट किस लिए डाला जा रहा है, क्या चीज को रिमूव कर रहा है। डिसइंफेक्टेंट हाउएवर इज नॉट यूज फॉर रिमूविंग। अच्छा, वो ये कह रहा है कि डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है फिल्टर के लिए, लेकिन किस चीज के लिए यूज नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन में ये चीज बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगर मैंने ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी तो मैं अभी यही सोच रही हूँ किस लिए किया जाता है, लेकिन नहीं, पूरा ध्यान से पढ़ने का पता चलता है कि किस लिए यूज नहीं किया जाता, यानी कि क्या चीज को रिमूव नहीं कर रहा। यानी कि बाकी सबको कर रहा होगा, 3 चीजों को कर रहा होगा, एक को नहीं कर रहा होगा, वो हमें पहचानना है। जैसे कि ऑड वन आउट में करते हैं। पहला है वायरस। अब वो तो ठीक है, डिसइंफेक्टेंट है, वायरस को रिमूव करेगा। जो पानी के अंदर आपके पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, लेकिन मिनरल्स जो हैं, जो फायदेमंद हमारे मिनरल्स हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट हटाता नहीं है। वायरस को हटाता है, पैरासाइट्स को, बैक्टीरियाज को, लेकिन फायदेमंद मिनरल्स को रिमूव नहीं करता। और हमें नॉट ही पूछा गया है, तो मिनरल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। हमें ये वेन डायग्राम दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि ये जो नीचे नाम दे रखे हैं, इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, इनके बीच में जो सही रिलेशनशिप को दिखाता हुआ कौन सा वेन डायग्राम है। इसमें से सेलेक्ट करना है कि ये जो है, हमारे दिल्ली दे रखा है, इंडिया हमारे देश का नाम है, असम है, गुवाहाटी, ये कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए इनको क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इंडिया सबसे बड़ा है, हमारा देश है, ठीक है। और दिल्ली, असम और गुवाहाटी, अगर ये मान लिया जाए ये तीनों अलग अलग, ये नहीं हो सकता। क्यों? इंडिया के अंदर दिल्ली है और असम के अंदर गुवाहाटी है। तो हमारा कौन सा डायग्राम फिट बैठता है, ये वाला डायग्राम। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्यों है इसको देखते हैं। सबसे पहले इंडिया है सबसे बड़ा हमारा, तो इंडिया के लिए बाहर वाला सर्कल हो गया। फिर इंडिया के अंदर दिल्ली है, तो एक सर्कल दिल्ली के लिए हो गया। ये हमारा इंडिया हो गया बड़ा, बड़े वाला, उसके अंदर हमारा दिल्ली हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, असम। तो असम भी हमारे यहाँ पर एक स्टेट है, तो एक असम को रिप्रेजेंट करती हुई होगी। अब असम के अंदर गुवाहाटी है, तो यहाँ गुवाहाटी हो गया। यानी कि कौन सा वेन डायग्राम है, हमें भी दिख रहा है कि ये अलग अलग नहीं है। क्यों? असम कहीं बाहर तो नहीं है, तो इंडिया का पार्ट, ये हो ही नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर दिल्ली, फिर दिल्ली के अंदर असम हो, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। ये अलग अलग है सारे, ऐसा भी नहीं है कि गुवाहाटी इसके अंदर पड़ता है, असम के अंदर। तो ये वाला जो बी है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो इस तरह से वेन डायग्राम्स सॉल्व किए जाते हैं। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हमें पता है ये पूरा जो बड़ा सर्कल है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया के अंदर दिल्ली कैपिटल है हमारी, फिर हमारा असम है, असम अलग से है स्टेट,
और उसके अंदर गुवाहाटी। तो ये वाला वेन डायग्राम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सब क्यों नहीं है। तो इस तरह से ऐसे और भी हमें रिलेशनशिप्स दिए हो सकते हैं, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो फर्स्ट है हमारा नंबर वो सेकंड नंबर उससे रिलेटेड है, उसी तरह से थर्ड नंबर के साथ हमें फोर्थ नंबर को बताना है कि वो क्या आंसर आएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड का हमें रिलेशन देखना है कि इनमें आपस में क्या है, वही थर्ड और जो ये नंबर गायब है फोर्थ नंबर, उसका रिलेशन मुझे पता चल जाएगा। कैसे है देखते हैं। यहाँ पे 13 सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 13 और 1331 में क्या रिलेशन है, मुझे ये पता है कि अगर आपने स्क्वायर्स या क्यूब्स कर रखी हो तो ये 11 की क्यूब है। 11 की स्क्वायर होती है 121 और 11 की क्यूब होती है 1331। तो ये 11 की क्यूब है, लेकिन यहाँ तो 13 है। 13 से क्या रिलेशन है, यानी कि इसको अगर मैं 13 में से 2 चले जाएं 11, तब उसकी क्यूब ये बनती है। तो कुछ ऐसा सा रिलेशन बन रहा है कि ध्यान से देखेंगे कि ये मुझे 11 की क्यूब दिख रही है कि ये 11 की क्यूब है, पर यहाँ 13 है, 13 की क्यूब तो नहीं है। तो फिर मैं क्या करने वाली हूँ, 13 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ देन 11 की क्यूब बन जाती है। तो सेकंड रिलेशन भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि 17 है, 17 में से 2 माइनस करती हूँ, उसकी क्यूब मेरा आंसर होगा, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अब 17 माइनस 5 तो और 17 माइनस 2 तो 15 होता है। दैट मीन्स मुझे 15 की क्यूब निकालनी है। ठीक है, तो 15 की क्यूब निकालनी है। मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स भी बता देती हूँ कि सिर्फ हर कोई तो बता देगा 15 की क्यूब आंसर ये है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। थोड़े शॉर्टकट्स भी हैं हमारे पास, थोड़ा सा रब कर लेते हैं आपको। मेरे चैनल पर स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी, इसी चैनल पर मैंने काफ़ी सारी शॉर्टकट की वीडियोस डाल रखी हैं कि जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हो तो टाइम आपका काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए आप 11 से मल्टीप्लाई की एक है टेक्निक, और 15 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर, 35 की स्क्वायर जल्दी जल्दी कैसे करना है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार वैसे बता देती हूँ। जैसे ये 15 की क्यूब है, तो 15 की क्यूब यानी कि 15 को 3 बार मल्टीप्लाई, और 15 की स्क्वायर की मैंने डाल रखी है, 15 की, 25 की, 35 की कैसे निकालनी है, कैसे करना है इसका आंसर कि पीछे 25 तो आता ही है। जब 15, 25, 35, 45 इस तरह से करते हैं, 25 आता ही है। देन 1 के कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है 2, 1 के अगला नंबर, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 1 जा 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 225। अब 225 को 15 से करना है। अब मुझे नहीं यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब जब आप मेरी वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको फटाफट से विद इन सेकेंड्स आपको करने आ जाएगा कि कैसे फटाफट से करना है। लिख के भी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम बचाना है। पेपर में एक एक सेकंड कैसे कीमती होता है हमारा, बहुत प्रीशियस होता है, तो इसलिए ये आपको सीखना भी काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो क्या करने वाले हैं हम, अब हमने 15 की स्क्वायर करके आपको बता दी कि कैसे करना है। एंड में 25 तो आता ही है, जैसे कि मेरे को अगर 35 की करना है स्क्वायर फटाफट से, तो 25 एंड में आना ही है। 3 के अगला नंबर होता है 4, 3 4 जा 12, तो सीधा आंसर। आपको प्रैक्टिस करने की देर है, एक एक सेकंड में आंसर आ जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर 25 को 15 से करना है, तो इसकी भी मैंने ट्रिक डाल रखी है आपके लिए कि आप इसको पहले 10 से कर लीजिए। 225 को 10 से कर लिया तो ये आ गया। अब 5 से बच गया हमारा, 5 से करना है तो इसका हाफ कर लीजिए। इसका हाफ क्या हो जाता है, 1 1, और इसका 25, इसका 10 का हाफ कर लीजिए, इसको प्लस कर लो, 3 3 7 5। अब ये मैं ऑरली भी कर लेती हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार तो आपको फटाफट मैथ्स के क्वेश्चंस करने में बहुत मदद मिलेगी। दोबारा बता देती हूँ एक बारी। पहले आपने क्या किया, इसको 10 से कर लिया। जैसे 15 से किसी को करना है तो पहले आपने 10 से कर लिया। 10 से करने के लिए सिर्फ पीछे 0 आना होता है उस नंबर के, यानी कि 225 को 10 से कर लिया। फिर 5 से करना है, यानी कि इसको हाफ करना है। इस नंबर को जो आपका निकला है 10 से, उसको सिर्फ हाफ करना है, तो इसका हाफ कर लिया, यानी कि 2 से डिवाइड। 2250 का हाफ क्या होता है, 1125, यानी कि 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 5 और 2 5 जा, यानी कि ये हाफ कर लिया इसका 10 का, देन हाफ प्लस किया, तो ये आंसर आ गया हमारा 3375। अब आप इसको लिख के करेंगे
तो बहुत टाइम लगेगा। अब लेकिन आप मुझसे समझ रहे हैं तो हो सकता है टाइम लग रहा हो आपको, लेकिन आप जब 2 या 3 बार इस क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। देखना आपका एग्जाम में कितना टाइम बचता है और आप इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने अपने 7th क्वेश्चन में देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एनी इंग्लिश डिक्शनरी। तो हमने क्या देखना है कि अरेंजमेंट इसमें दिखा रखी है कि जो वर्ड्स है ना वो इंग्लिश की डिक्शनरी में किस ऑर्डर में आते हैं। तो ये ऑप्शन हमें चूज़ करना है कि करेक्ट ऑर्डरिंग में कैसे आएंगे ये वर्ड्स, और हमें फिर यहाँ से चूज़ करना है कि ए ऑप्शन ठीक है, बी, सी या डी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारी डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं। जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आएगा देन वो पहले आएगा। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो सारे ही ऐसा है। अगर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है तो फिर हमें किस पे जाना है, सेकंड अल्फ़ाबेट पे, और सेकंड भी सेम है, ई सब में सेम है। देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारे अल्फ़ाबेट सेम है। आर भी सब में, ई आर ये सेम है। देन नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ई, 4th अल्फ़ाबेट। तो यानी कि 4th अल्फ़ाबेट इसमें ई है, इसमें पी है, इसमें वी है, इसमें आई है और इसमें ओ है। यानी कि ये पांचों में अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हैं, ई, पी, वी, आई और ओ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें पता है क्योंकि पहले 3 अल्फ़ाबेट्स तो बिल्कुल सेम है तो वो तो उसका कोई मतलब इशू नहीं हो सकता। तो 4th अल्फ़ाबेट है वही डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ABCD अगर हम बोलते हैं तो ई पे आते हैं, सबसे पहले ई अल्फ़ाबेट आता है। तो ई यानी कि फर्स्ट वाला, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा फर्स्ट वाला ही होगा। तो इसमें तो मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट है, ये 2 और 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ई वाला होना चाहिए। ई वाला फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट तो इन दोनों में आ रहा है, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए। तो बच गए आपके बाकी। नेक्स्ट ABCDEFGHI, नेक्स्ट आई आता है। तो आई किस में आ रहा है हमारा, ये 3rd वाले में। तो 3rd वाला ऑप्शन होना चाहिए ABCDEFGHI। तो आई 4th में आ रहा है, ये वी है, 4th ऑप्शन में आ रहा है आई ऑप्शन। तो यानी कि नेक्स्ट हमारा होना चाहिए 4th। अब 4th दोनों में है तो दोबारा देखना पड़ेगा नेक्स्ट ऑप्शन। ये भी हो गया हमारा 1st नंबर पहले, फिर ये हमारा 4th नंबर GHIJKLMNO, यानी कि ओ की बारी। अब ओ किस में आ रहा है, 5th ऑप्शन में। ओ हमारा 5th ऑप्शन में आ रहा है तो इसके बाद 5th होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 2nd दे रखा है यानी कि ये रॉन्ग है, यही नेक्स्ट है। तो हम सारे में ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। तो एग्जाम में अभी हम कर सकते हैं चेक, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको मिल जाएगा तो बाकी चेक करने में मत रहना क्योंकि ये बिल्कुल फिट हो रहा है फर्स्ट, तो फटाफट से इसको टिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने चल पड़ना। लेकिन हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, IJKLMNO, पी हो गया, नेक्स्ट पी हो गया आपका। पी किस में आ रहा था हमारा, 2nd वाले में, नेक्स्ट 2nd, बस बच गया 3rd। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, आधार पूनावाला लॉन्च द क्लीन सिटी इनिशिएटिव इन पुणे इन ईयर। तो हमें बताना है कि आधार पूनावाला जो है उन्होंने क्लीन सिटी इनिशिएटिव जो पुणे में कब स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में, 2018, 12, 10 और 2015। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी आधार पूनावाला कौन है। ये CEO है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है उसके CEO हैं। उन्होंने क्लीन सिटी इनिशिएटिव चलाया था पुणे में। तो हमने किस ईयर में इन्होंने चलाया था, 2015 में। ये आपको याद करना है और आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। डैश कंसीडर द मैरिज टू बी कंप्लीट एंड बाइंडिंग अपॉन कंप्लीशन ऑफ द सप्तपदी रिचुअल्स। तो इसमें बताना है हमें कि मैरिज कब कंप्लीट मानी जाती है और ये 7 जो फेरे लेते हैं, सप्तपदी रिचुअल्स जो होती हैं, रिवाज है हमारा, ये हिंदू का रिवाज है, यानी कि हिंदू सभ्यता यानी हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा किया जाता है। ये मुस्लिम्स, पारसी या क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता है। हमारे में क्या होता है, मंगलसूत्र पहनाते हैं, फिर 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसके बाद मैरिज को कंप्लीट माना जाता है। तो इसलिए लिखा है कि मैरिज टू बी कंप्लीट क्या चीज है जो कंसीडर करती है कि मैरिज पूरी हो गई है और जो वर वधू है वो बंध गया कि इस बंधन में, सप्तपदी रिचुअल्स के बाद
एक दोनों का बॉन्ड हो गया है। तो ये किस में माना जाता है? हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है उसके अकॉर्डिंग ये चीज मानी जाती है। तो ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और पारसीज मैरिज एक्ट में ये इस तरह का नहीं है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6:5। तो हमें क्या दिया हुआ है कि सम, अभी क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ना है। रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर्स हैं उनका सम और उनके डिफरेंस, उसकी रेशियो दे रखी है हमें, यानी कि दो नंबर्स का सम करके देखना है, फिर डिफरेंस, उनकी रेशियो दे रखी है 6:5। अब उन टू नंबर्स की रेशियो निकालनी है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, रेशियो तो दे रखी है, बट नहीं, रेशियो हमें सम और डिफरेंस की दे रखी है। अब हमें रेशियो नंबर्स की निकालनी है। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन एक बारी क्लीन करके जगह बना लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। पहले सम है तो पहले दो नंबर्स को ए और बी मान लेते हैं, दो नंबर्स का सम एंड डिफरेंस, डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि सम और डिफरेंस की रेशियो कितनी दे रखी है? 6:5। तो रेशियो इस तरह से लिख ली। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, कि जब भी अपॉन में दे रखा हो और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को किया ए और बी से, तो 5a प्लस 5b। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने की, खाली 5 को a से कर दिया, ये पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी 5 से होगी, यानी कि 5a प्लस 5b। यहाँ पर क्या किया? 6 से माइनस 6b। अब हमें पता है कि सेम जो है वेरिएबल्स वाले उनको एक साइड ले जाएंगे। 5a 6 से इधर आ जाएगा और 6b कितना है? यहाँ आ गया हमारा माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बिगर टर्म का साइन कट गया, माइनस से माइनस। तो अगर ए और बी की रेशो निकालना चाहेंगे तो यहाँ 11 है, यानी कि अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो 11:1 रेशो हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर दे रखी थी रेशो 6/5 रेशो किसकी? सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स को हमने ए और बी मान लिया, तो हमें पहले सम, इनका सम कर लिया, फिर डिफरेंस, इनका डिफरेंस कर लिया, तो यानी कि सम और डिफरेंस की रेशो दे रखी थी 6:5। तो जब भी अपॉन में ऐसे दे रखा होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5a प्लस 5b, ऐसे ही 6 से माइनस 6b। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ए को भी उधर ले जा सकते थे, तो हम लेकिन ए को इधर लेके आए। मतलब आपने करना क्या है? ए को एक साइड ले जाना है, ए वालों को, और बी वालों को दूसरी साइड। तो जब दूसरी साइड लेके जाते हैं, अब राइट साइड से जब ये लेफ्ट साइड पे आता है तो प्लस वाला नंबर माइनस का हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से जब 5b उधर गया तो प्लस का था, तो राइट साइड जाने पे माइनस का हो गया। तो 5a माइनस 6 से किया, क्यों? क्योंकि जो सेम वेरिएबल होते हैं वही प्लस या माइनस हो सकते हैं, यानी कि 5a में हम 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, कुछ भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ जरूरी नहीं होता कि हाँ भाई बी को ए से भी कर सकते हैं, बी को बी से भी। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल को प्लस माइनस करने की जरूरत होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये रूल नहीं लगता कि सेम ही होने चाहिए वेरिएबल। तो अब हमें क्या करना है? 5a में से 6 से गया ए, बिगर टर्म का साइन, देन माइनस माइनस प्लस किया, 6 और 5 को प्लस किया तो 11 आ गया, 11b, और बिगर टर्म का साइन, माइनस से माइनस कट गया। तो a और b हमने अपॉन में ले लिया, क्योंकि a इज इक्वल टू 11b है। अब हमें a और b की रेशो चाहिए थी, तो उसको नीचे लाना है, तो b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे खाली 11 बचा, कुछ नहीं है तो 1 होगा नीचे। तो यानी कि a और b की रेशो क्या होती है? 11:1। तो हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी हमारी, और कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस तरह की आपको वीडियोस में, जैसे कि जीके में आपका मतलब कमज़ोर है टॉपिक, जीके आपकी वीक है, या फिर मैथ्स में प्रॉब्लम्स है ज़्यादा, इंग्लिश में प्रॉब्लम्स है, एसएसटी में है, तो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम्स है मैं उसके क्वेश्चंस ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।